कैसे हो बच्चों। तो सॉल्यूशन चैप्टर हम कवर कर रहे थे। आज हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला है, एक सवाल है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर इथेनॉल इज लेस देन बोथ वाटर एंड इथेनॉल। देखो भाई क्या कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वाटर इथेनॉल का, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों से कम है। दोनों से क्या है? कम है। अगर दोनों से कम है, हिंदी में क्या है? जल इथेनॉल एक स्थिर क्वथनांक के मिश्रण है जिसका क्वथनांक जल तथा इथेनॉल दोनों से कम है, तब मिश्रण किस प्रकार का होगा? ठीक है भाई, पहला बात है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नो डेविएशन, अरे भाई डेविएशन तो दिखा रहा है तभी तो उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम आया ना, ठीक है। अब देखो वेपर प्रेशर, किसका मतलब वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उससे कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? वेपर प्रेशर कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? वेपर प्रेशर कम आएगा या ज़्यादा आएगा? वेपर प्रेशर है वो कम आएगा। वेपर प्रेशर कम आएगा तभी बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। वेपर प्रेशर कम आया, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आया, तो डेविएशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसका मतलब वेपर प्रेशर भी, ठीक है, कम आया है तभी बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, हमें बॉइलिंग पॉइंट से क्या लेना देना, हमें तो बस ये देखना ना। चलो एक बार और इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार देखना भाई, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट है वो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का क्या आया है? कम आया है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ए और बी के जो इंटरेक्शन है वो बेटर है ए एंड बी के इंटरेक्शन से। तो एज ए रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इंटरेक्शन इसके अच्छे हैं तो इसका मतलब डेविएशन कैसा होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कम आया बच्चों, सॉरी मैंने यहाँ पे आपके एक सिंबल गलत लगा दिया। बॉइलिंग पॉइंट कम आया इसका मतलब इंटरेक्शन खराब हो गए हैं। अगर इंटरेक्शन खराब हुए हैं तो डेविएशन कैसा होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन होगा तो सेकंड। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया है, तो इस बात का सीधा और सरल मतलब ही यही है कि इंटरेक्शन है वो पहले बेटर थे, अब इंटरेक्शन पुअर हो गए हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा है। वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो आप ये कह सकते हो कि जो डेविएशन है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है? 1 liter of 0.15 molar HCl and 1 liter of 0.3 molar HCl is given. What is the maximum value of 0.2 molar HCl which can make from these two solution? No water is added, ठीक है। देखना भाई क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है 0.15 मोलर HCl का 1 लीटर तथा 0.3 मोलर HCl का 1 लीटर दिया हुआ है। इन दोनों विलयन को मिलाकर 0.2 मोलर HCl का कितना आयतन तैयार किया जा सकता है? पानी नहीं मिलाया जाता है। तो देखो भाई m, देखो इसको अपन ऐसे समझेंगे, इसको अपन ऐसे करेंगे, इसमें अब वो वाला फॉर्मूला लगेगा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, m इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। अब देखो दोनों 1-1 लीटर है तो आप
इसका कितना आयतन वगैरह बना सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। आपको फाइनल की मोलरिटी दे रखी है, फाइनल का आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, ट्राई करते हैं। चलो यहाँ देख लो, कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। ये v जो है इसकी वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो आपको फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी ऑलरेडी दी हुई है। फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी कैपिटल M आपको दे दिया है, कितना दिया हुआ है 0.2, और आपको M1 दिया हुआ है 0.15। इसका V आपको पता करना है। V1 आपको दिया हुआ है 1 लीटर, और M2 जो है वो आपको दिया हुआ है 0.3। V2 भी कितना दिया हुआ है 1 लीटर। तो आप बस निकाल दो इस फॉर्मूला से, तो आप यहाँ पे लिख दो 0.2 इज इक्वल टू 0.15 इंटू 1 प्लस 0.3 इंटू 1 डिवाइड बाय V। तो V इधर आ जाएगा 0.15 प्लस 0.3 अपॉन 0.2। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करो कि 15 प्लस पॉइंट सभी जगह से हटा रहा हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो 45/2 आ जाएगा आपके, है ना, 45/20 आ जाएगा। तो ये आपके आ जाना चाहिए 2 पॉइंट समथिंग लीटर, ठीक है। ओके, ये आपके आंसर आना चाहिए, पर यहाँ पे तो कोई ऐसा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है आपको, ठीक है। अगर कोई बात नहीं दिया हुआ है तो हम अभी अपन दूसरे तरीके से अपन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है देखना भाई बच्चों प्लीज़, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कितने लीटर होगा, 2 लीटर होगा, ठीक है। अब 2 लीटर सॉल्यूशन बना वो ठीक है, पर इसके अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले, तो आपको 0.15 प्लस 0.3, तो ये इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास 0.45 मोलर आ जाते हैं, मोल्स, ठीक है। 0.45 मोल्स क्या आ गए, 0.45 मोल्स आ गए आपके पास HCl के इन 2 लीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है 0.2 मोलर का, 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। तो आप क्या बोल सकते हो कि आप मोलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.2 है, मोलरिटी 0.2 आपको लेनी है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कितने ले सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके हो जाएगा 0.45, और वॉल्यूम आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से V निकाल लो। तो अगर आप V निकालते हो तो यही आ जाएगा आपके, 1 मिनट आप एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ तो ट्रिकी है पार्ट, है ना। तो इसका आंसर तो 2 दिया हुआ है, ये होगा। अब ये कैसे होगा एक बार अपन दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी एक बार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है इफ 2 सब्सटेंस A and B have P0 A and P0 B 1:2। P0 A और P0 B के लिए जो आयतन जो अनुपात है वो दिया हुआ है 1:2 का, मतलब P0 A अपॉन P0 B इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है भाई, हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ, तो XA
अपॉन एक्स बी, ये भी कितना है 1/2। ओके, तो वेपर फेज में क्या होगा, ठीक है, वेपर फेज में क्या होगा, तो वेपर फेज में वाई ए अपॉन वाई बी का जो रेशियो है वो कितना होगा, है ना, यही तो कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा वेपर फेज में, तो इसका मतलब आपको वाई ए की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, वाई ए की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वाई ए की वैल्यू, वाई ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा, वाई ए की वैल्यू क्या आएगी, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आपके इस हिसाब से फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं अब। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से अपन एक रिलेशन, मतलब आप इनको इन वैल्यूज से ही जज कर सकते हो, ठीक है। आप पी नॉट ए को 1 मान लो, पी नॉट बी को आप 2 मान लो, ठीक है। और यहाँ पे आप एक्स ए और एक्स बी को इस तरह से मान सकते हो कि अगर एक्स ए है वो आपके 1/3 हो जाएगा, तो एक्स बी है वो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे मिला, तो आप देखो एक्स ए का जो एक्स बी है वो डबल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख दो, वाई ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए की जगह 1 रख दो, 1 की एक्स ए की जगह आप 1/3 रख दो, अपॉन में आप रख दो ये फिर से वही रख दो, और फिर आप 2 × 2/3 रख दो, है ना। अगर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो आपके 3 तो सभी जगह से एलिमिनेट ही हो जाएगा, तो आपके 1/1 + 4 हो जाएगा, और 1/5 आएगा, 1/5 की वैल्यू होगी 0.2, ठीक है। 0.2 जो है हमारा आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इस रेशियो को आप सीधा ले सकते हो, बट मोल फ्रैक्शन आप सीधे नहीं ले सकते, मोल फ्रैक्शन को आप सीधा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कभी 1 से ज़्यादा होता ही नहीं, अगर आप इसको 1 लोगे इसको 2 लोगे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा गेम है, आप अगर इसका डबल है तो दोनों का मिला के सम तो 1 होना चाहिए, तो अगर एक 1/3 है तो दूसरा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज 20% आयोनाइज्ड। ओके, अल्फा दिया हुआ है 0.2, है ना, 20% मतलब 0.2। ओके, के एफ आपको दिया हुआ है, के एफ कितना दिया हुआ है 1.86। ओके, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, द लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा टी एफ आपको निकालना है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के आई इंटू के एफ इंटू एम। अच्छा, मोलैलिटी भी आपको दी हुई है, मोलैलिटी कितनी दी हुई है 0.5। अब देखो आई की वैल्यू आपको पता होगी, आई की फॉर्म वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + n-1 अल्फा, तो 1 + n, देखो एक वीक एसिड है HX है वो टूटेगा, तो H प्लस और X माइनस देगा, तो इसका मतलब इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 - 1 अल्फ़ा कितना है 0.2, तो यहाँ से आपको I की वैल्यू कितनी मिल गई, I आपको मिल गया 1.2, मिल गया 1.2 मिल गया आपको, बस फिर अब कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो,
तो आई की जगह आ जाएगा 1.2, ये आ जाएगा 1.86, ये आ जाएगा 0.5। इसको सॉल्व करो। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.2 इंटू 0.5। तो इस पूरे को सॉल्व कर लो तो आपके और मैं 15 इंटू 2 करूँगा तो ये आपके 0.6 हो जाएगा। तो ये 1.12 केल्विन लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, कोई खास इसमें दिक्कत आई डोंट थिंक होनी चाहिए। ठीक है, और यही पूछा था आपसे, कुछ और पूछा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यही होगा। ठीक है बच्चों, लगभग यही आंसर आना चाहिए। ओके, और इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हिल्स। हाँ, अब फोकस्ड है, देखो एट हिल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड हिल्स पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, लिक्विड्स पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, इसमें फोर्थ एक बार देखते हैं भाई, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा लेस देन बॉइलिंग पॉइंट इन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के कंपैरिजन में तो कम होगा ही होगा, ये भी सही बात है। ठीक है, पर प्लेन से ज़्यादा होगा क्या बॉइलिंग पॉइंट, नहीं होगा, गलत है। क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है क्या, हाँ, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो कम है, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा है और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम वेपर प्रेशर एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, या आप वेपर प्रेशर की बात मत करो, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है और यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए, लॉजिक ही सिंपल है। दूसरा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट स्ट्रेंथ बाय वेट ग्लूकोज, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भिन्न द्रव्यमान सांद्रता के ग्लूकोज विलयन का हिमांक का सही क्रम क्या होगा। देखो बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, एम मतलब कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन आप जितनी बढ़ाओगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा 1% वाले का, 1% वाले का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उससे कम किसका होगा 2% वाले का, उससे कम 3% वाले का, सबसे कम किसका होगा 10% वाले का। सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि देखो बच्चों, आपने जब 1% मिला है तो सॉल्यूट कम है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी उतनी ज़्यादा आएगी नहीं। पर आप जैसे 2% मिलाओगे तो अब वो डबल हो गया सॉल्यूट, पहले के कंपेरिजन में भले ही 2% है बट हुआ तो 1 का डबल ही। फिर और बढ़ाया आपने, फिर और बढ़ाया, तो सॉल्यूट जितना ज़्यादा बढ़ेगा वेपर प्रेशर में उतनी कमी आएगी, और वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा आपको। और एक सवाल देख लेते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बढ़िया सवाल है, ये तीनों शुगर, यूरिया और क्या है ग्लूकोज, ये तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, मतलब ये अपघटनीय है।
इनको ये टूटेंगे ही नहीं, अपघटनीय नहीं है। अब देखो भाई, इसमें अपन तीनों को चेक करते हैं, ठीक है। पहले आपको दिया है 34.2% वेट बाय वॉल्यूम शुगर, ठीक है। इसमें आप ये कह सकते हो कि 34.2 ग्राम शुगर इन 100 ml सॉल्यूशन। दूसरा 18% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज। ओके, एक काम करते हैं, इन तीनों की मोलैरिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मोलैरिटी। पहले वाले में देखो, इसको मैं पहला बोल रहा हूं, तो M1 कितना आ जाएगा? 34.2 अपॉन इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा? 100। यहाँ कितना आ जाएगा? 342। क्यों बच्चों? क्योंकि आपको पता है MB कितना होगा? 342 होगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी? मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? या आप इससे इसको कट कर दो, यहाँ 10, ये 3 0 है, ये 3 0 चले गए, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई बच्चों? तो मोलैरिटी आपके आ गई 1 आ गई। सेकेंड वाले में देखो 18% क्या है? ग्लूकोज है। 18% में मोलैरिटी कैसे निकलेगी? तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 होता है। और अपॉन में वही बात है ना, 18% मतलब 18 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। इसको भी कट कर दो, इसमें भी मोलैरिटी कितनी आई? 1 आई। 1 और 2 दोनों में मोलैरिटी कितनी आई? सेम आई, 1 1 आ गई। तीसरे में देखो, तीसरा क्या है? 6% यूरिया। इसमें मोलैरिटी निकालो, तो 6 यूरिया का मोलर मास होता है 60 अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 100। 1 0 2 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 6 से 6 गया, आंसर क्या आया? 1। तीनों की मोलैरिटी सेम आई। इसका मतलब कि इन तीनों के लिए कंसंट्रेशन सेम है। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो ऑल विल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। सभी का क्वथनांक, सभी के क्वथनांक समान होंगे, एक समान क्वथनांक आएंगे सभी के, ठीक है। क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ था, इसलिए अपन ने उसका ये निकाल लिया, मोलैरिटी निकाल ली। अगर वेट बाय वेट होता तो अपन मोलैलिटी निकाल लेते। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज, देखो भाई मोलैलिटी दी हुई है 1, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो A है वो क्या है? वाटर है। अगर ये वाटर है तो ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं मोलैलिटी 1 है, इसका मतलब WA है वो 1 kg होगा। WA कितना होगा? 1 kg होगा, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है? WB निकालना है। क्या WB निकालना है? WB पता नहीं है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा WB क्यों निकाले? हम सीधा नंबर ऑफ मोल ही निकालते हैं ना A के। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, NB अपॉन WA किस में? kg में। तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 kg, ठीक है। चलो भाई, तो ये ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, ये तो सवाल बड़ा सिंपल था। अगर ये मेरे पास 1 kg है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं? 55.5। और NB कितना होगा? NB आपने अभी निकाला, अगर NB की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये 1 है, ये 1 है, तो NB कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो NB आपने अभी निकाला 1 होगा। तो आप XB निकाल सकते हो, NB अपॉन NA प्लस NB 1 अपॉन 1 प्लस 55.5 है ना।
और 60 और ये आपके हो जाएगा एक्स बी अगर आपको निकालना है तो 1/56.5, उसका आंसर हो जाएगा 0.177। ठीक है, 0.0177। ये आप निकाल भी सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो, बाकी आप सीधा आपके सामने है, ये भी देख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। फिर एक सवाल आ गया आपके सामने कि 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट आर टेकन इन 5 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, 1 मोल आपके तीनों चीज़ें आपने ली है, 1 मोल निम्नलिखित विलेय प्रत्येक 1 मोल को 5 मोल जल में लिया गया है। विद्युत अपघट्यों का 100% आयनीकरण मानते हुए वाष्प दाब में साक्षेपिक कमी का सही क्रम बताइए। तो साक्षेपिक कमी कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो, अगर मैं एक एक करके इसको सॉल्व करवाता हूँ। 1 इसमें है NaCl। ठीक है, NaCl के लिए I कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डेल्टा P अपॉन, एक मिनट बच्चों, जो फॉर्मूला अपने को जेनरिक यूज़ करना है वो अपन बार बार यूज़ करने की बजाय डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बी, अरे सॉरी, एक्स बी के साथ एक और मैजिक नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई इंटू क्या होगा, एक्स बी। तो आपको अल्टीमेटली RLVP की जगह, आपको RLVP की जगह, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जगह आपको I और XB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो I तो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे कितना, NaCl के लिए I कितना है, 2 है, और XB कितना आपके निकलेगा, आपको देखो भाई, आपको 1 मोल NaCl का लिया है, 5 मोल वाटर के लिए है, तो 1/1 + 6। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा 2/7। तो RLVP की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7 आ गई। अब देखो सेकंड, इसी तरह से मैं सेकंड वाला निकालता हूँ। सेकंड में क्या है मेरे पास, K2SO4। K2SO4 अगर टूटता है तो मेरे को I कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। RLVP कितना हो जाएगा, तो I इंटू XB हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/1 + 6, सॉरी मैंने बच्चों एक गड़बड़ कर दी, 1 + 5 होगा, 1 + 5, तो 2/6 आ जाएगा। ये आपके होगा 3/6। ठीक है, ये आपके 3/6 है। फिर इसके थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन को देखो, थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है Na3PO4। इसके लिए RLVP कितना होगा, तो I इंटू XB। इसके लिए I कितना होगा, 4 होगा, तो 4 इंटू 1/6, तो आप क्या आएगा 4/6। और लास्ट वाला क्या है भाई, ग्लूकोज के लिए I कितना होगा, 1 होगा, तो RLVP कितना होगा, I इंटू XB, तो 1 इंटू 1/6, तो 1/6 आपके आ जाएगा। अगर मैं इन चारों को कंपेयर करूं तो क्योंकि डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई, थर्ड वाले की आई। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है, देखो तो इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि थर्ड वाले की वैल्यू सबसे ज़्यादा आई, उसके बाद सेकंड वाले की आई, उसके बाद फर्स्ट वाले की, और सबसे कम किसकी आई, फोर्थ वाले की। थर्ड सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, थर्ड सबसे ज़्यादा, फोर्थ सबसे ज़्यादा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा, गलत हो गए, इक्वल वैसे ही गलत है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आई डोंट थिंक ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर इज। ठीक है बच्चों, सवाल बहुत बढ़िया था, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हमें करने चाहिए, जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही हमारा फ्लो बढ़िया होगा। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं।
कि solubility of N2 in water is 2.2 into 10 raised to power minus 4 gram in 100 gram of water at 20 degrees Celsius. When the pressure of N2 over the solution is 1.2 atm, the solubility at 20 degrees Celsius when pressure of N2 is 10 atm per 100 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, सवाल है एक बढ़िया सा, करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी, सबसे पहली बात है ये सवाल हेनरीज लॉ का है, तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स भी होगा। ठीक है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ठीक है, तो P1 और यहाँ पे x1 कर देते हैं। इसी तरह मैं के एच P2 इंटू एक्स2 करूँगा। दोनों केस में बच्चों के एच की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। के एच की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सेम क्यों होगी, के एच की वैल्यू सेम क्यों होगी, के एच की वैल्यू क्यों सेम होगी भाई, के एच की जो वैल्यू है वो सेम क्यों होगी, के एच की वैल्यू है वो सेम क्यों होगी, सेम इसलिए होगी क्योंकि के एच है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर हमने क्या रखा है, सेम रखा है ना। तो टेम्परेचर अगर देखो एट 20 डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ पे भी 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि के एच इज इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन x1, और यहाँ पे आप बोल सकते हो के एच हो जाएगा P2 अपॉन x2। तो आप ऐसे कह सकते हो P1 अपॉन x1 इक्वल टू P2 अपॉन x2। ठीक है, आप वैल्यू रख दो इसमें। अब आपको P1 दिया हुआ है, P1 कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2 अच्छा सॉरी P1 सॉल्युबिलिटी आपको दी हुई है। ओके चलो देखते हैं भाई, फिर ठीक है ट्राई करते हैं जो भी है। ठीक है, तो प्रेशर आपको पहले कितने ATM दिया हुआ है, व्हेन द प्रेशर इज 10 ATM दिया हुआ है, और शुरू में आपको प्रेशर कुछ दिया हुआ है क्या, 1.2 ATM दिया हुआ है। ठीक है, तो आप P1 देख लो, P1 आपके है 1.2 ATM, P2 है आपके पास 10 ATM। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन मोल फ्रैक्शन देखें तो मोल फ्रैक्शन भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन आप दोनों केस में आप निकाल सकते हो, सॉल्यूट का ही आपको निकालना है दोनों केस में। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 1.2 अपॉन, मैं यहाँ पे बड़ा आसानी से निकाल सकता हूँ 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाय 28 अपॉन आपके, फिर वही बात है 100 अपॉन 18। ठीक है, इसको किसके इक्वल कर देते हैं अपन, अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो यहाँ आपके फिर से वही आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन 10 के अपॉन में वही आएगा 2.2। इस बार अपने को वैल्यू पता नहीं है, इसको अपन x मान लेते हैं, यहाँ 28 लिख देते हैं, और फिर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 100 अपॉन 18। ठीक है, ये हमारा जो है ये P1 ये P1 P2 हो गए, और ये हमारे मोल फ्रैक्शन इससे निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ तो मिल रही है वैल्यूज़। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.2 अपॉन, यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ऐसे लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 18 अपॉन में आ जाएगा 28 इंटू 100। ठीक है, सिमिलरली यहाँ अगर देखें तो 100 अपॉन आ जाएगा आपके x इंटू 100 अपॉन 28 इंटू 18। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 28 इंटू 100
अपॉन में आ जाएगा 2.2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 18, ये इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके 10 इंटू 28 इंटू 18 अपॉन में आपके आ जाएगा x इंटू 100। अब जो चीज़ें कट सकती है उनको उड़ा देते हैं। 28 यहाँ पे भी है, 28 यहाँ पे भी है, 28 यहाँ पे भी है, और आपके एक बेटा 18 इसमें भी ऊपर ही जाएगा ना, 18 हमारे यहाँ भी ऊपर ही होगा, ठीक है। तो 18 भी यहाँ ऊपर में आ जाएगा, और 100 बच्चों इसमें भी नीचे होगा। एक मिनट, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं। ट्वेंटी 8 इंटू 18, ठीक है, 18 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा 100। तो वही फिर से वही 18 उड़ा दो, 100 उड़ा दो, 18 उड़ा दो, 100 उड़ा दो, तो फिर आपके पास क्या बचा 1/2 0.2 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू 10 अपॉन x, ठीक है। तो ये आपने इस यहाँ तक सॉल्व कर लिया। फिर आप ऐसे बोल सकते हो x बराबर आ जाएगा 10 अपॉन 10 इंटू 2.2 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 1.2। पॉइंट से आप पॉइंट गायब कर दो, 12 है उसको आप यहाँ से कट कर दो, ये आपके आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5, 6 को फिर आप इससे कट कर दो, यहाँ आपके आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा आपके 3, और फिर आप ऐसे कर सकते हो, तो आपके आंसर आ जाएगा 55/3 इंटू 10 की पावर -4। तो 55/3 करते हो तो आपके वही 18.3 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -4। इसी को आप 1.83 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सरल सा सवाल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी मैंने की है, आप अगर चाहो तो एक साथ ही कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लिक्विड कंपोनेंट R and S फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, देन फॉर पॉइंट P 0.1, the vapor pressure of this solution in mm of Hg will be। क्या होगा इसका बताओ भाई, आंसर क्या होगा। देखो 0.1 P जो है वो ये वाला दे रखा है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक्स आर की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, एक्स आर इधर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स आर कितना है 0 है, यहाँ पे एक्स आर कितना है 1 है। तो P पॉइंट पे एट P आप ऐसे बोल सकते हो, एट P एक्स आर की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, एक्स आर की जो वैल्यू है वो है 0.1, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, वेपर प्रेशर फॉर दिस सॉल्यूशन, है ना। तो वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, एक्स आर अगर आपको दिया हुआ है तो आप एक्स एस निकाल सकते हो, 0.9 हो जाएगा, ठीक है। आप बस अब क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला लगा दो, पी टी इक्वल टू क्या होगा, एक्स आर अपॉन पी नॉट आर प्लस एक्स एस पी नॉट एस। तो पी टी हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ भी दिया हुआ है क्या, सॉरी इसके अलावा कुछ भी और दिया हुआ है क्या, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इस विलयन का वाष्प दाब बताइए, ठीक है।
आपको पी नॉट आर की वैल्यू देखो, यहाँ से देखो, अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ से आपको पी नॉट एस जो है वो 20 है और पी नॉट आर है वो 70 है। अगर ये दो वैल्यू आपको दे रखी है, पी नॉट एस इक्वल टू 20, पी नॉट आर इक्वल टू 70, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो एक्स आर की जगह आ जाएगा 0.1, पी नॉट आर कितना दिया हुआ है 70, प्लस एक्स एस कितना है 0.9 और पी नॉट एस कितना है 20। तो पी टी कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो 7 और 18 कितने हो गए, 7 और 18 हो गए 25। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको पी नॉट एस, पी नॉट आर, पी एक्स एस, एक्स आर ये सब निकालने आने चाहिए, पता होने चाहिए। तो वाष्प दाब एक आदर्श विलयन है, तो आदर्श विलयन में तो ये इक्वेशन फॉलो होगी। अगर इक्वेशन फॉलो होगी तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, और एक सवाल कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन इज नियरली। तो एक सॉल्यूशन है किसका, H2SO4। तो H2SO4 के लिए I की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, ml में। यहाँ पे क्या आ जाए, n फैक्टर, सॉरी मैंने I गलत बोल दिया। वैसे I भी इसका होता तो 2 ही है, पर अपन n फैक्टर की बात कर लेते। n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। n फैक्टर बोल दो, वैलेंसी फैक्टर बोल दो, एक ही बात है। अब देखो भाई, 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या बोल सकते हैं कि WB है वो कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ml हो गया। और MB कितना होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 98 ग्राम होगा। ठीक है, तो बस सब निकाल लेते हैं। देखो, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, WB कितना है 10, MB कितना है 98, ऊपर क्या आ जाएगा 1000, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 है, और n फैक्टर कितना है भाई, n फैक्टर कितना है 2। उड़ाते जाओ, 1 2 1 2, फिर आपके आ जाएगा 100 इंटू 2 अपॉन 98, तो 200 अपॉन 98, तो आपके 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, तो आंसर 2 के आसपास यही है। ठीक है, तो 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल है भाई, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। मैच द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कॉलम विथ एग्जाम्पल इन कॉलम 2, मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। स्तंभ 1 में उपस्थित विलेय तथा विलायक को स्तंभ 2 में उपस्थित उदाहरण के साथ उचित मिलान करिए। ठीक है, स्तंभ 1 में क्या है, लिक्विड इन गैस, गैस में द्रव, तो इसका मतलब गैस है वो ज्यादा होगी, द्रव होगा वो कम होगा। गैस होगी ज्यादा, द्रव होगा कम, तो गैस ज्यादा होगी, द्रव कम होगा। इसका मतलब देखो, क्लोरोफॉर्म क्या है, द्रव है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन के साथ मिश्रण, तो नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन में मिक्स किया है, तो द्रव को गैस के अंदर मिक्स किया है, तो लिक्विड इन गैस, तो इसका ये हो जाएगा 3rd। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो 3rd हो गया। उसके बाद है ठोस में ठोस, सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, कॉपर गोल्ड में, कॉपर किस में, गोल्ड में। कॉपर भी क्या होता है, ठोस, और सोना भी क्या होता है, ठोस। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर लिक्विड इन सॉलिड है ना। ग्लूकोज का जल में, ग्लूकोज होता है सॉलिड, जल होता है लिक्विड, ग्लूकोज होता है ठोस, जल होता है द्रव।
ठीक है, फिर क्या बचा, 3 तो बन ही गए, फिर चौथा अपने आप ही मिक्स कर दो, चौथा आपस में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, चौथे का चौथा, चौथे का चौथा। ठीक है, और डी का सेकंड, ये तो कैसे हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा ना, फर्स्ट का थर्ड, ये फोर्थ ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड होगा, बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट सही है। एक मिनट, सही है। अगर मैं ए का थर्ड बताता हूँ, ठीक है, बी का फर्स्ट भी सही, बी का तो फर्स्ट होगा, ठोस में ठोस, हाँ। ये बच्चों इसमें कुछ करेक्शन है शायद, एक बार डी वाला देख लेना, डी में क्या होगा बच्चों, फोर्थ होगा, है ना, सी में फोर्थ नहीं होगा, ठोस में द्रव। अच्छा हाँ, एक मिनट, हाँ, लिक्विड इन सॉलिड, एक मैंने ऑप्शन गलत मैच कर दिया, हम सो सॉरी, एक मिनट, हाँ बच्चों, ये देखो, ये ठीक है ना, एक अपन ने ऑप्शन गलत मैच कर दिया, ठोस में द्रव, हमने द्रव में ठोस करना था, ठोस में द्रव कर दिया। ठीक है, तो द्रव में ठोस है, ये अपने ये होगा ग्लूकोज का जल में घुलना। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा लिक्विड इन सॉलिड, और सॉलिड इन लिक्विड है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है ना, सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सिंपल है सवाल, पर चैलेंजिंग भी है, थोड़े इजी है, बट गलतियां होने के चांस है काफ़ी। फिर नेक्स्ट है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.08 ग्राम पर ml। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, 1 ग्राम, एक सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी कितनी है 3, डेंसिटी दी हुई है बच्चों, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.08 ग्राम पर ml, और क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है 3। तो मोलरिटी आपको निकालनी है। बढ़िया सवाल है, इसको आराम से तसल्ली से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, यहाँ देखो अपन क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, एक तो आप यहाँ से ये बता सकते हो कि जो मोलर मास है एसिटिक एसिड का वो 60 ग्राम आएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1, ये 60 ग्राम आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो मेरे को मिलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि लेट अस सपोज कि वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर है। अगर मैं वॉल्यूम 1 लीटर बोलता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे सॉल्यूट के, कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब जब मैं मोलरिटी का फॉर्मूला लगाता हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है NB/WA, WA किस में लेना होता है, kg में। ठीक है, अब मैं अगर इसको 1 लीटर मानता हूँ तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ही आएगी। पहली तो बात ये कि मैं इसको एक 1 लीटर मान रहा हूँ, तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml भी बोल सकते हैं क्या। ओके, तो मैंने NB की जगह वैल्यू कितनी रख दी, 3 रख दी, पर WA जो है वो अगर मेरे को ग्राम में चाहिए तो मैं ऊपर 1000 लिख देता हूँ, पर इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, WA की वैल्यू मुझे पता नहीं। WA की वैल्यू जैसे ही पता चलेगी मेरे को सीधा ही पता चल जाएगा सब कुछ। अब देखो WA अभी अपन निकालते हैं, WA कैसे निकालेंगे, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये पता होगा कि डेंसिटी की वैल्यू है 1.08, मास आपको पता नहीं है, वॉल्यूम आपको पता है कितना है 1000 ml। ये देखो बच्चों, मैंने ये ml में क्यों लिया, क्योंकि आपके पास डेंसिटी है वो ग्राम पर ml में है। ठीक है, तो यहाँ पे से आपको मास मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा या वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 1080 ग्राम आ जाएगा क्या, W वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या आएगा बच्चों यहाँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन।
अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन आया, पर क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपस में इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब देखो प्लीज यहां देखना, ये एन बी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने हैं 3, और 1 मोल का मास कितना है 60। इसका मतलब कि 1080 इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी है, ठीक है। और डब्ल्यू बी कितना होगा, तो आपके 3 इंटू 60, 1 मोल का मास है 60, तो 3 मोल्स का मास कितना हो जाएगा 180 ग्राम। तो 1080 इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस 180 ग्राम, ठीक है। तो डब्ल्यू ए आपके कितना आ जाएगा 900, उसको भी पूरा लिख ही देते हैं, 1080 माइनस 80, डब्ल्यू ए आ जाएगा आपके 900 ग्राम, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला, m इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 अपॉन 900, इसको इससे उड़ा दो, इसको इससे उड़ा दो, 2 0 चले गए, आपके पास क्या बचा, m इज इक्वल टू 30 अपॉन 9, 30 अपॉन 9 करोगे तो 3.33 आ जाएगा, 3.33, थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बड़ा ही सरल और सुलझा हुआ सा सवाल है, ठीक है। एक बार प्लीज दोबारा देख लो, किसी को देखना करना हो तो, है ना। तो पहले अपन ने क्या किया, डेंसिटी का यूज करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाला, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का यूज करके वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला, फिर अपन ने उन दोनों की हेल्प से क्या किया, उन दोनों की हेल्प से हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, ठीक है। तो बस यही है। चलो बच्चों ट्राई करते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86, KF आपको दिया हुआ है 1.86, और आपको WB दिया हुआ है 5 ग्राम, ठीक है। और आपको सॉल्यूट दिया हुआ है Na2SO4, ठीक है, इज डिजोल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। WA आपको दिया हुआ है 45 ग्राम, ठीक है। H2O, ओके, द फ्रीजिंग पॉइंट चेंज टू -3.2। डेल्टा TF आपको दिया हुआ है -3.82। डेल्टा TF हमेशा चेंज है वो पॉजिटिव ही होगा। वो वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, जो I की वैल्यू बच्चों वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। I की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कर लेते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। देखो पहले तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास। तो 2 इंटू हो जाएगा 23 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, तो ये हो गया 46, 32 और 16 इंटू 4 हो जाएगा 32 और 32 64, ठीक है। इनको आपस में ऐड कर देते हैं तो इसका मास आ जाएगा 132 ग्राम। कितना आ जाएगा 132 ग्राम आ जाएगा इसका मास, है ना। अब इसको कर लेते हैं, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। तो यहाँ हो गया 3.82, I की जगह I, KF कितना है 1.86, और मास मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी क्या होगी WB अपॉन MB, है ना। WB आपको कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और मोलर मास कितना होगा, मोलर मास आपको पता नहीं है, मोलर मास आपने अभी निकाला 132, ठीक है। 1000 की जगह 1000 लिख लो। वाटर कितने ग्राम दिया हुआ था 45 ग्राम दिया हुआ था, देखो WA आपको 45 ग्राम दिया हुआ था। बस इसको सॉल्व करना है, जो कट रही है चीज़ें उनको अपन कट कर सकते हैं। इसको आप इससे कट कर दो, ये आपके आ जाएगा 9, और उसके अलावा आप क्या कट कर सकते हो, ये क्या 18 और 6, हाँ ये 9 की टेबल में जाएगा क्या,
3 की टेबल में तो पक्का जाएगा, 3 की टेबल में जाएगा तो कितना आएगा 0.18 कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स 0.62 और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई देखना अब क्या आएगा अपना i बराबर आ जाएगा 3.82 इंटू 132 इंटू 3 अपॉन में क्या आएगा बच्चों 0.62 इंटू 1000। ठीक है, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3.82 इंटू इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हेलो नहीं बस ले ही रहा हूँ अभी तो। अच्छा आप अपनी चाबी बाहर लेके आके, चाबी तो है एक मेरे पास वैसे। हाँ मैं लॉक दे दूंगा। ठीक है ठीक है, चलो बच्चों यहाँ देखना तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 3 3 ज़ा 9 और ये 396 अपॉन में आ गया 620। ठीक है, अब इनको लगभग आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपके i बराबर आ जाएगा 2.62। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा ही सवाल था। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में कोई भी आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ भी चैलेंजिंग या बहुत मुश्किल या ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना भी इतना इजी नहीं होता जितना ये बोर्ड पे लगता है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो क्या ही था इसमें, पर जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, है ना। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एडवांटेज होगा। ठीक है, चलो भाई एक और सवाल कर लेते हैं इसी बात पे। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इन प्योर फॉर्म इज 80 एंड 60। ठीक है, तो मैं बेंजीन को B बोल देता हूँ, टोल्यूइन को T बोल देता हूँ। P0B इज इक्वल टू है 80 किसमें mmHg, P0T 60 mmHg। What will be the value of vapor pressure of equimolar? इक्वीमोलर मतलब मोल इसके कितने हैं 1। ठीक है, सॉरी मैंने मोल लिखने थे, मोल फ्रैक्शन लिख दिया। मोल इसके है 1 और इसके भी मोल कितने हैं 1, तो मतलब मोल फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 1/2। इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1/2। अब क्या है द वेपर प्रेशर ऑफ, बताओ वेपर प्रेशर क्या है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें क्या ही है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल दो, एक्स बी P0B प्लस एक्स टी P0T PS इक्वल टू 1/2 इंटू P0B की वैल्यू कितनी होगी 80 प्लस 1/2 इंटू 60। ये आपके इससे कट गया, यहाँ आ गया 40, ये इससे कट गया, यहाँ आ गया 30, 40 प्लस 30 इक्वल टू 70। किस में mm, किस में Hg में, mmHg 70। ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन आंसर टिक कर देंगे, कर देंगे। सिंपल सा सवाल है क्या, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन तो हमसे बिल्कुल हो जाएंगे, कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। एक और सवाल देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, in 1 molar solution contains 0.5 mole of solute, there is in 500 ग्राम of solvent। 1 मोलल में देखो, 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में, 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में। अगर सॉल्यूट का मोल आधा कर रहा हूँ तो सॉल्वेंट का मास भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। सॉल्यूट 1 मोल का आधा मोल हो गया 0.5, सॉल्वेंट का मास 1 kg से कितना हो गया 500 ग्राम हो गया, तो दोनों आधे हुए हैं। इसका मतलब बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो, द वैल्यू ऑफ KH फॉर गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। KH की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बढ़ती है। हाँ सही बात है, KH की वैल्यू बढ़ती है, पर और KH की वैल्यू सॉल्युबिलिटी, देखो KH की वैल्यू और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। KH की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम, ये वाली बात भी ठीक है।
ठीक है। इसके बाद एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। हाँ भाई, कोल्ड वाटर में मोर कंफर्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि आप जब टेम्परेचर कम करते हो, एज यू रिड्यूस टेम्परेचर solubility ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज, solubility ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज। तो क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो जो ऑक्सीजन है वो वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व होती है, और अगर ऑक्सीजन वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व होगी अच्छे से, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ब्रीदिंग में कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद है 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास फॉर मैक्सिमम बॉइल। नहीं, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। क्या बनाता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। हाँ, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोलैलिटी नहीं करती। मोलैलिटी नहीं करती। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। डी किस किस में है? इसमें डी है क्या? ये गलत हो गया। इसमें डी है, गलत हो गया। इसमें ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर ऑल तो हो नहीं सकते, इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। थर्ड ऑप्शन है वो क्या होगा? सॉरी, एक मिनट इसको एक बार देखते हैं, है ना। एक मिनट बच्चों, है ना। हाँ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट है वो कम आएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सही है। तो ये इसमें सारे ऑप्शन सही है भाई बच्चों। प्लीज़, मैंने एक ये सारे ऑप्शन क्या है, ये भी सही सही सही। ठीक है। तो ये जो है आपके ये उपरोक्त सभी सही जवाब होंगे, सारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। और इसके बाद है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास आपको दिया हुआ है। मोलर मास क्या है? दिया हुआ है। मोलर मास कितना दिया हुआ? 50 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ हेप्टेन टू रिड्यूस वेपर प्रेशर बाय 60%। भाई बहुत बढ़िया सवाल है ये। आपको देखो WB है वो पता नहीं है, MB है वो कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। ठीक है। और WA आपको दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है। ये कौन है बच्चों? हेप्टेन है। तो MA अपन निकाल सकते हैं। हेप्टेन क्या होता है भाई? हेप्टेन होता है C7H16। तो आप 7 × 12 करो प्लस 16 × 1 करो, 7 12 जो हो जाएगा आपके, तो 7 12 जो हो जाएगा 7 × 14, और 14 1 कैरी दे दो, तो 7 × 1 84 प्लस 16, 84 प्लस 16 हो जाएगा आपके 100। ठीक है। तो 100 ग्राम आपके ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब आप सीधा सा फॉर्मूला है कि वेपर प्रेशर है डेल्टा P है, और उसमें 60% कम हो गया है, तो इसका मतलब वो 60% ऑफ P0 है ना। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो 60/100 इंटू P0 है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो 0.6 इंटू P0 है। ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा P/P0 इक्वल टू XB, है ना। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इस फॉर्मूले को अगर आप लगाते हो तो 0.6 इंटू P0 अपॉन P0 यहाँ पे आपके हो जाएगा WB अपॉन मोलर मास, उसका आपने निकाला किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास 50 दिया हुआ था। फिर आपने नीचे लिखा 100/100। ठीक है। और प्लस में आप वही सेम बात है, WB दोबारा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में WB/50। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। और इसके बाद इनका LCM ले लेते हैं। अगर मैं इसका LCM लेता हूँ तो यहाँ मेरे को मिलेगा 0.6, और ये आपके कट गए, तो आपके पास आ गया 1 प्लस WB/50 इक्वल टू आपके पास आ गया WB/50। अब क्या करते हैं? LCM ले लेते हैं।
और अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या आएगा एलसीएम, तो आपके पास आ जाएगा 50 प्लस डब्ल्यू बी अपॉन 50 और यहाँ आ गया 0.6 इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन 50। अब आप इस 50 को इस 50 से कट कर सकते हो, ठीक है, और तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6 इंटू 50 प्लस डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू बी। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो आपको 0.6 इंटू 5 करोगे तो आपके आ जाएगा 330 इक्वल टू 30 प्लस 0.6 डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। तो 30 इक्वल टू हो जाएगा 0.4 डब्ल्यू बी। तो आपके यहाँ पे देखो बच्चों, लास्ट स्टेप में यहाँ पे करवा देता हूँ, है ना, लास्ट स्टेप यहाँ देखना, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 30 अपॉन 0.4, ठीक है। तो आप इसको 300 अपॉन 4 लिख दो। 300 अपॉन 4 अगर आप करते हो तो आपका वही आंसर आ जाएगा 33.3 ग्राम, ठीक है। तो ऐसा कुछ आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो। और एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर बस आज की क्लास फिर डन, रैप अप कर लेंगे। या फिर आई थिंक हमारे पास कितने क्वेश्चन और बचे हैं, एक बार देखते हैं। 21st स्लाइड पे हैं, ठीक है। तो अपने पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो कर ही लेते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन लिक्विड मिक्सचर A and B इज गिवन बाय इक्वेशन P इज इक्वल टू 180 XA प्लस 90। ये सवाल शायद मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है, बट कोई बात नहीं, फिर भी देख लो। तो PT इक्वल टू हम ऐसे बोल सकते हैं कि XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B। अब मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ PT इक्वल टू XA P नॉट A प्लस 1 माइनस XA P नॉट B। इसको ऐसे लिख सकते हैं XA P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस XA P नॉट B। इसको ऐसे लिख सकते हैं XA P नॉट A माइनस XA P नॉट B प्लस P नॉट B। इसको अगर मैं XA कॉमन ले लेता हूँ, या X से पीछे की तरफ कॉमन अगर ले लेते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं P नॉट B माइनस P नॉट A माइनस P नॉट B, P नॉट A माइनस P नॉट B, यहाँ आ जाएगा XA प्लस P नॉट B। ये हो गया PT। अब इस इक्वेशन को अगर मैं दी हुई इक्वेशन से मैच करता हूँ तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 180 XA प्लस 90 mm। ऑन कंपेरिजन आप बोल सकते हो कि P नॉट A माइनस P नॉट B इक्वल टू हो जाएगा 180 और P नॉट B इक्वल टू कितना है 90, ठीक है। अब आप ऐसे बोल सकते हो P नॉट A माइनस 90 इक्वल टू 180 होगा। P नॉट A इक्वल टू आपके आ जाएगा 180 प्लस 90, तो P नॉट A आपके आ जाएगा 270, ठीक है। अब आप अगर इसका रेशियो निकालते हो तो P नॉट A अपॉन P नॉट B इक्वल टू 270 अपॉन 90 विच इज 3/1, 3:1, 3:1 का रेशियो सही होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपैरिजन का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैंने डिराइव भी करवा दिया, सीधा भी नहीं लिखवाया। डिराइव इसलिए करवाया ताकि आप इसमें बिल्कुल अटको ही ना, कोई आपको कन्फ्यूजन, दिक्कत, परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं जल्दी से ताकि फिर हमारा ये बढ़िया से हो जाए सवाल, ठीक है। The concentration of A, B, C, D is 0.1 molar glucose, 0.5 molar KCl, 0.05 molar MgCl2, 0.1 molar AlCl3, ठीक है। तो which pair
अमंग दीज इज आइसोटोनिक, इनमें से कौन है वो आइसोटोनिक होगा। तो पाई इज इक्वल टू होता है आई सी आर टी। देखो बच्चों आर और टी है वो सबके लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसका मतलब आपको क्या करना है, आई और सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप ये कैलकुलेट करो। ठीक है, तो पहले के लिए मैं करवा रहा हूं 0.1 मोलर ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज के लिए आई कितना होता है, 1 होता है। तो आप क्या बोल सकते हो 0.1 इंटू 1, तो आपके पाई और सी की वैल्यू कितनी आएगी, पाई और सी बराबर 0.1 आ जाएगा। सॉरी, आई और सी की वैल्यू, आई और सी की वैल्यू क्या आ गई, 0.1 आ गई। ऐसे ही सेकंड के लिए अगर मैं करता हूं तो मेरे को दिया हुआ है 0.05 मोलर KCl। आपको पता होगा KCl के लिए आई कितना होता है, 2 होता है। तो मैं अगर आई इंटू सी की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को मिलती है 0.05 इंटू 2। तो 0.052 इंटू 2 कितना होता है, 1 हो जाता है। यही मैं अगर थर्ड वाले के लिए देखता हूँ, सी वाले के लिए देखता हूँ, अगर मैं इनको चाहूँ तो ए बी सी भी लिख सकता हूँ। ए है ये, बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, अब इसमें सी में क्या हो जाएगा, देखो 0.05 मोलर MgCl2 है। MgCl2 के लिए आपको पता होगा आई की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो आई इंटू सी करूंगा तो 3 इंटू 0.05 होगा। तो 3 इंटू 0.05 करोगे तो 0.15 आ जाएगा। और इसके बाद अगर लास्ट वाले के लिए करते हो तो आपको पता है 0.1 मोलर AlCl3 है। आई इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी, इसके लिए आई कितना होगा, 4 होगा। तो 0.1 इंटू क्या करेंगे, 4 करेंगे, 0.4 आ जाएगा। तो इनमें अगर आप कंपेयर करते हो तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आई। तो ए और बी क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के आइसोटोन होंगे। ए और बी एक दूसरे के आइसोटोनिक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर आई और सी की वैल्यू सेम है तो आर वैसे भी क्या है, गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू वैसे ही चेंज होनी नहीं है। और टेम्परेचर क्या है, सेम है, टेम्परेचर क्या है, सेम है। नहीं दिया हुआ इसका मतलब सेम ही मानना है। ठीक है, एक सवाल और है, लास्ट है ये आई थिंक, नहीं एक और है, चलो ये कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन की बात है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 एट 27 डिग्री सेल्सियस 80% डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, तो पहले तो I की वैल्यू निकालेंगे, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा। देखो भाई अगर BaCl2 है, ये टूटेगा तो Ba2 प्लस मिलेगा, साथ में 2 क्या मिलेंगे, Cl माइनस। तो इसमें आप बोल सकते हो I n की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 माइनस 1। अल्फ़ा कितना है भाई, 80% है। तो देखो अल्फ़ा है वो 80% है, मतलब 0.8 है। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, अल्फ़ा 0.8 है तो यहाँ पे 0.8 लिख दो। तो I कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 0.8। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1.6, I हो जाएगा आपके 2.6। I की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाओ, पाई इज इक्वल टू ICRT। तो पाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, 2.6 है। कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, कंसंट्रेशन आपको किस में दी हुई है, नॉर्मेलिटी। देखो बच्चों कंसंट्रेशन आपको पता है, कंसंट्रेशन आपको मोलरिटी में लेनी होती है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलरिटी हो जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। तो 0.1 इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर 3 होगा, तो 3। ठीक है, एन फैक्टर को कंसिडर करना है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह लिख सकता हूँ 0.1 डिवाइड बाय 3। आर देखो एटीएम में है
तो ATM में है तो 0.0821 ले लो, और टेम्परेचर कितना ले लोगे 300 है ना। टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, प्लस में 273 करोगे तो आपको 300 केल्विन मिल जाएगा। ठीक है, तो पाई कितना आ जाएगा 2.1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करें, सॉल्व कर लेते हैं। 3 से ये कट गया, ठीक है, फिर ये 100 हो जाएगा, तो 2.6 इंटू 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, ये आप इससे 2 वो कर दोगे तो 8.21 आ जाएगा। ठीक है, तो आप तो 2.6 इंटू 0.821 और इसको इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 1 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, और आप इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर ये मिल जाएगा 3.2 ATM। ठीक है, आई थिंक यही आंसर होगा। ओके, तो आप कर लेना इसको ट्राई, इसने हमने सही किया सब कुछ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओके, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एट 55 डिग्री सेल्सियस विथ बेंजीन टू ऑक्टेन, मोलर रेशियो 2:3। तो मोलर रेशियो आपको दिया हुआ है किसका किसका, बेंजीन और ऑक्टेन का। तो बेंजीन के मोल कितने हैं, कहाँ गया, 2 है, और ऑक्टेन के मोल कितने हैं, 3 है। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो 2/5 आएगा, मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो 3/5 आएगा। फिर क्या निकालना है, वेपर प्रेशर दोनों का दिया हुआ है, तो P नॉट B इक्वल टू कितना है 260, P नॉट O कितना है 450, ये mmHg में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। PT क्या हो जाएगा, XB P नॉट B प्लस XO P नॉट O। तो XB कितना है 2/5, P नॉट B कितना दिया हुआ है 260, 3/5 इंटू 450, 5 की टेबल से दोनों को उड़ा दो, तो ये आपके हो जाएगा 90 और ये आपके हो जाएगा 52, तो ये आपके आ जाएगा 104 प्लस 270, तो 104 और 270 आपके हो जाएगा 374। ठीक है, mmHg। ठीक है, सिंपल सिंपल से सवाल है, आप इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन भी था। ठीक है, आई थिंक इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी सेव कर लेते हैं, सॉल्व तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारे सवाल, सेव कर लेते हैं। न्यू सेशन केमिस्ट्री, इसमें सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं, नाम क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन MCQ1। ठीक है, सॉल्यूशन के MCQ की ये पहली फाइल है। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों, एक बार दोबारा देख लेना अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट सेशन में हम PYQs वगैरह करेंगे। किसके PYQs करेंगे, इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। इसके किसके मतलब नई JEE और नीट के अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में आपके जितने भी आए हुए हैं, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हम सॉल्व करेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें आइडिया भी आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें अपन ने हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर,
हमने लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चंस के, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना, सबके रिलेशन पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने बहुत डिस्कस करवाए हैं। मोर और लेस हमने इसमें लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 23-24 तो किए ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और ट्राई करेंगे। आपको भी फॉर्मूला लिस्ट बनानी है, फॉर्मूला चार्ट आप बनाइए, बढ़िया आप क्वेश्चन साथ साथ में करते जाइए। चैप्टर चलते भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, है ना। तो जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितने कम क्वेश्चन करोगे तो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट।